प्यार में बहता जा रहा था। कुत्ते को चुप देख कर रोसिटा का लहजा नरम पड़ गया। महाराज, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कुत्ता पूरी तरह से हैरान होकर ऊपर देखने लगा। उसकी नजरें रोसिटा के नाइट गाउन के आर पार देख रही थी। उसने होश में आने के लिए जोर से अपना सिर हिलाया। तुम्हें शांत रहना होगा। रोसिटा की जवानी की रस्म अभी तक नहीं हुई है। रोसिटा ने उसके अजीब बिहेवियर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्या महाराज टहलने गए थे? लगता है तुम्हें भी एहसास हो गया है कि तुम थोड़े मोटे हो गए हो। उसने उसके मुलायम पेट को सहलाया। कितना मुलायम, कितना आरामदायक। कुत्ता थोड़ा उदास था। लगता है वह मुझे सिर्फ कुत्ता ही समझती है, जबकि मैं यहाँ बेतुके ख्यालों में खोया रहता हूँ। कुत्ते को उदास देख कर रोसिटा को लगा जैसे उसने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। हमारे शाशा को वजन कम करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही सबसे अच्छे लगते हो। मैं तो इंसान बनकर और भी ज्यादा सुंदर लगता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम भेड़िए के रूप में इतने अच्छे लगते हो तो जाहिर है इंसान बनकर और भी अच्छे लगोगे। कुत्ते ने उसे टोका। सच में सुंदर नहीं, आकर्षक। हाँ हाँ हाँ, तुम सबसे आकर्षक हो। रोसेटा प्यार से मुस्कुराई, मानो उसे किसी पिल्ले की तरह बहला रही हो। कुत्ता अचानक बहुत सीरियस हो गया। रोसेटा, जब मैं वापस इंसान बन जाऊंगा तो क्या हम ऐसे ही साथ रह सकते हैं? बिल्कुल, हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा सिर्फ इसलिए कि तुम इंसान बन गई हो। कुत्ता इस जवाब से बहुत खुश हुआ, लेकिन मन ही मन वह कुछ सोच रहा था। एक दिन यह रिश्ता बदलेगा। यह सिर्फ मालकिन और पालतू जानवर के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा हो जाएगा। बड़े सफेद भेड़िए को अपनी मालकिन से क्लियरली प्यार था, लेकिन उसने उसे दूर धकेलने और घर से भागने की कोशिश की। फिर भी जितना ज्यादा वह दूरी बनाए रखने की कोशिश करता, उतना ही वह उसके लिए अपने प्यार से अभिभूत हो जाता। हालांकि रोसिटा इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान थी। रोसिटा बस उसे वापस इंसान बनाना चाहती थी। जब से वह कहानी में गड़बड़ी के कारण वह नायिका ऐना का पता ही नहीं लगा पाई थी, इससे रोसिटा को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा था कि यूजिन की सीरियस बीमारी की खबर फैलाने से ऐना जरूर आएगी, लेकिन उसने इतना इंतजार किया और नायिका का कोई आता पता नहीं। उसे इतना परेशान देखकर बड़े सफेद भेड़िए उसके पास आया और रोसिटा की गोद में सिर रखकर अपनी बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखों से उसे निहारने लगा। वह बहुत प्यारा है। रोसिटा खुद को रोक नहीं पाई और उसका उदास मन काफी हल्का हो गया। उसने बड़े सफेद भेड़िए से वादा किया कि वह ऐना को बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगी। कुत्ते ने सीरियसली सिर हिलाया। मछली पकड़ने की बात हो तो तुम सच में माहिर हो। रोसिटा उलझन में देखे, क्या उसने गलती से कुछ और ही पकड़ लिया? क्या तुमने मेरा दिल पकड़ लिया? बड़े सफेद भेड़िए ने बेवकूफी भरे ढंग से मुस्कुराया। पास में बेटा लेनुआ अपनी आंखें इतनी जोर से घुमाई कि मानो मौज आ गई हो। इतना संभाला हुआ युवराज इतना बचकाना कैसे हो सकता है? रोसिटा ने कहा। वह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं था, लेकिन कुत्ते ने जिद की कि वह सीरियस था। मैं तो पहले ही तुम पर पूरी तरह फिदा हो चुका हूँ। रोसिटा के रंगोटे खड़ी हो गई। मैं तो हीरोइन ऐना को फिदा करवाना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसे बेवकूफ कुत्ते को नहीं। अच्छा, क्योंकि तुमने मुझे पहले ही फिदा कर लिया है तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। उन दोनों को अपने सामने इतना प्यार मोहब्बत करते देख लेनुआ का सब्र टूट गया। अगर तुम दोनों डेट करना चाहते हो तो बाहर जाकर करो, मेरे गले में अपना कुत्ते का खाना मत ठूसो। यह सुनकर रोसिटा और भी चिढ़ गई। लेनुआ, क्या तुम्हें सच में इस तरह की सनक है? क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम एक कुत्ते को डेट कर सकते हो? लेनुआ पलट के जवाब देने ही वाला था कि बड़े सफेद भेड़िया उसके पास आ गया। उसने लेनुआ के कान में झुककर कुछ फुसफुसाया। लेनुआ नाराज हो गया। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें शाही परिवार के शराब खाने में रहने दूंगा। क्या यहाँ शराब है और वह शाही शराब है? लेनुआ ने दांत पीसते हुए मेज पर हाथ पटका और खड़ा हो गया। रोसिटा, तुम्हारा आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए? रोसेटा ने सीरियसली सोचा। पहली बात, उसे बहुत सुंदर होना चाहिए। दूसरी बात, उसे बिस्तर में बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके पास पैसा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक अमीर परिवार की हूँ। लेनुआ और सील बिल्कुल हैरान रह गए। वह उसे सच में कुछ पता नहीं है। अपनी बात कहने में जरा भी संकोच नहीं किया। कुत्ते ने एक्साइटेड होकर पूछा, अगर वो लड़का बहुत अमीर भी हो तो? तब तो और भी बढ़िया। अगर मुझे ऐसा कोई लड़का मिल जाए तो मैं उससे तुरंत शादी कर लूंगी। लेनुआ का गुस्सा फूट पड़ा। अगर तुमने शादी करने की हिम्मत की तो मैं 2 गैटलिंग बंदूकें लेकर तुम्हारी शादी में घुस जाऊंगा।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम सड़क पर किसी भी कुत्ते से शादी कर सकते हो? लेनुआ की इस हल्की सी बेइज्जती को सुनकर सील की आंखों में गुस्सा भड़क उठा और उसने एक पंजे से लेनुआ को कई फीट दूर लात मार दी। उसी समय रोसेटा ने एक्साइटेड होकर पूछा, महाराज आपका आदर्श क्या है? कुत्ता थोड़ा शर्माया। मेरा आदर्श ऐसा है जिसमें बहुत ताकत हो और जो मुझे चोट लगने से बचा सके। बोलते ही उसके मन में रोसेटा की तस्वीर उभर आई। रोसेटा गहरी सोच में डूब गई। हालांकि नायिका ऐना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसका शारीरिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी उस बड़े सफेद भेड़िया ने इसे और भी क्लियर कर दिया, मुझे लाल बालों और हरी आंखों वाली औरत पसंद है। सब चौंक गए। वह इतना क्लियर था कि मानो उसने उसका नाम ही ले लिया हो। रोसेटा सदमे से जम सी। महाराज, क्या आपको मेरे बड़े भाई में दिलचस्पी है? कुत्ता तुरंत पत्थर की तरह जम गया। क्या मेरी बात क्लियर नहीं थी? लेकिन रोसेटा सीरियसली आंकड़ों की अनुमान लगा रही थी। लाल बाल, हरी आंखें और बहुत बलवान। आप क्लियरली उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बड़े सफेद भेड़िया इतना गुस्सा था कि वह अपने ही दांत तोड़ सकता था। पास में लेनुआ को जोर जोर से हंसते देख भेड़िया अपना आपा खो बैठा और लेनुआ का पीछा करते हुए गली में आधा ब्लॉक तक उसकी एड़ियों पर काटता रहा। दूसरी ओर यूजीन के ठीक होने के बाद से वह रोसेटा का सबसे वफादार अनुयायी बन गया था। एक दिन ध्यान से उसे चाय परोसते समय उसने गलती से अपनी कलाई पर लिली का कंगन दिखा दिया। रोसेटा तुरंत सतर्क हो गई। उसने यूजीन की कलाई पकड़ी और उससे पूछा कि उसे यह कहाँ से मिला। यूजीन को याद आया कि 2 दिन पहले एक अजनबी ने उसे यह दिया था और कहा था कि उसे पहनने से उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। रोसेटा को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि ऐना आखिरकार ड्यूक के एरिया में आ गई थी, इसीलिए उसने फफीना से कंगन से जानकारी निकालने को कहा था कि ऐना का पता लगाया जा सके। यह रोमांचक खबर सुनकर रोसेटा की पहली प्रतिक्रिया यही थी, सील को बताना था। वह छोटे छोटे तेज कदमों से दौड़कर अपने कमरे में वापस गई और जोर से दरवाजा खोला। कमरे में कुत्ते का एक भी बाल नहीं था। क्या यह बेवकूफ कुत्ता फिर से घर से भाग गया? रोसेटा के पास कुत्ते को बाहर ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। इत्तेफाक से उसकी मुलाकात जागीर की एक गार्ड से हो गई। जल्दी से कुछ पूछने पर उसे पता चला कि कुत्ता एक नौकरानी के साथ बाहर गया था। रोसेटा हैरान थी, क्या सच में कोई ऐसी नौकरानी थी जो उस बड़े सफेद भेड़िए से नहीं डरती थी? इसी बीच बड़े सफेद भेड़िया हैना से सलाह मांग रहा था। अगर जिसे मैं पसंद करता हूँ वह हमेशा मेरे साथ हमेशा कुत्ते जैसा बर्ताव करे तो मुझे क्या करना चाहिए? हैना हंसे बिना नहीं रह सकी। अगर वह लड़की मेरी मालकिन है तो उसके छोटे कुत्ते जैसा बर्ताव होना इतना बुरा भी नहीं है ना? दूर से यह सब देखते हुए रोसेटा के मन में कोई सवाल उठ रहे थे। वह उन दोनों के पास गई और जानने की मांग की कि आखिर क्या हो रहा है। क्या हैना को तुम्हारा राज पता है? हैना इतनी डर गई कि वह फूट फूट कर रोने लगी और जल्दी से राज छिपाने का वादा किया। मैडम, कृपया मुझे हमेशा के लिए चुप ना कराए। सील को नाराज देख कर रोसेटा ने हैना को पहले वापस जाने को कहा। नौकरानी के जाने के बाद उसने आखिरकार पूछा, तुम दोनों इस तरह चुप चुप कर क्या कर रहे हो? लेकिन कुत्ते ने जिद में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। यह हमारा राज है। ओहो, लगता है मेरा कुत्ता बड़ा हो गया है। इस बेवकूफ कुत्ते के भी अब राज है। रोसेटा ने उसे ऐना के बारे में खबर सुनाई और वादा किया कि जल्द ही वह सील को उसके असली रूप में लौटने में मदद कर पाएगी। उसे हैरानी हुआ कि कुत्ता बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बजाय उसने बहुत सीरियसली कहा कि उसे बस औरतें पसंद है। रोसेटा एक पल के लिए उलझन में पड़ गई। फिर उसे समझ आया कि वह उस घटना के बारे में बात कर रहा था जब उसे लगा था कि वह उसके भाई को पसंद करता है। क्या यही वजह थी कि वह इतना गुस्सा था? उसने कुत्ते को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। बेशक मुझे पता है कि तुम्हें औरतें पसंद है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन कुत्ता अड़ियल बना रहा। अब से बाहर जाने से पहले तुम्हें मुझे अच्छे से मनाना होगा। फिर जब रोसेटा का ध्यान कहीं और था तो उसने उसके मुंह पर काट लिया। रोसेटा सदमे से कई फीट पीछे हट गई। कुत्ते ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, यह तुम्हारे लिए एक सबक है। अब हिसाब बराबर हो गया। इतना कहकर वह उसके होठ से टपकते खून को चाटने के लिए आगे बढ़ा। रोसेटा के मना करने से पहले ही उसने उसका पूरा चेहरा चाट लिया और उसे कुत्ते की लार से पूरी तरह से ढक दिया। रोसेटा इसे चूमन माना जाएगा। रोसेटा को लगा बेहद हताश थी वह बस एक बेहद खूबसूरत लड़के को चूमना चाहती थी, लेकिन इस बेवकूफ कुत्ते ने उसका फायदा उठा लिया। अगले दिन रोसेटा कुत्ते को पहाड़ पर चढ़ाने ले गई और एक शर्त लगाई, जो भी पहले चोटी पर पहुंचेगा उसे दूसरे से एक मदद मांगने का मौका मिलेगा। रोसेटा ने शरारती मुस्कान दी और कुत्ते के ध्यान देने से पहले ही दौड़ पड़ी।
अगर उसे इस बेवकूफ़ कुत्ते को हराना था तो उसे थोड़ी चालाकी करनी ही थी, लेकिन 2 कदम भी पूरे न कर पाने से पहले ही बड़े सफ़ेद भेड़िया उसके ऊपर छलांग लगाकर आसानी से आगे निकल गया और पीछे मुड़कर उसका मजाक भी उड़ाया और फिर तेजी से भाग गया। कोई चारा ना देख कर रोसेटा ने शॉर्टकट लेने का फैसला किया, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी और वह डर के मारे वही जम गई। जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो एक पक्षी के चेहरे और जानवर के शरीर वाला राक्षस उसके ठीक सामने खड़ा था। गुस्से से घूर रहा था और धीमी गुर्राहट निकाल रहा था। यह साफ तौर पर ड्यूक का इलाका था। यहाँ एक राक्षस क्यों होगा? रोसेटा के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही राक्षस ने धीमी दहाड़ मारी और उस पर झपटा। उसने तुरंत अपनी बड़ी तलवार निकाली और उस पर वार किया। एक ही बार में राक्षस का सिर जमीन पर लुढ़क गया, लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेने वाली थी उसने देखा कि जमीन पर खून बहना शुरू हो गया है। अगले ही पल एक नया सिर उग आया। ऐसा लग रहा था कि उसका सामना एक चालाक दुश्मन से हो गया है। रोसेटा ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने राक्षस पर बेतहाशा वार किए। देखते हैं कौन तेज है, तुम्हारी पुनर्जीवन गति या मेरी तलवार। उसने कुछ मिनट तक वार किए जब तक कि राक्षस आखिरकार खून के तालाब में गिर नहीं गया। अचानक उसके पीछे से एक और सरसराहट की आवाज आई। रोसेटा तुरंत सतर्क हो गई, लेकिन जब उसने देखा कि यह सील है तो उसने आखिरकार अपनी तलवार नीचे कर ली। महाराज, जब आप यहाँ थे तो कुछ कह सकते थे। मैं लगभग आप पर हमला करने ही वाली थी। रोसेटा को सुरक्षित देखकर कुत्ते ने राहत की सांस ली। मुझे लगा था कि तुम फूट फूट कर रो रही होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम राक्षस का अकेला सामना करोगी, लेकिन मुझे जिज्ञासा है, तुमने राक्षस का मूल कैसे खोजा? रोसेटा वह उलझन में दिख रही थी। कोर, वह क्या होता है? तुम्हें नहीं पता कोर क्या होता है? तो तुमने उसे कैसे मारा? मैंने बस उस पर तब तक वार किया जब तक कि वह हिलना डुलना बंद कर नहीं दिया। बड़ा सफेद भेड़िया जोर से हंस पड़ा। तुम हो? कोर क्या होता है तुम्हें नहीं पता? यह जाने बिना ही अपने हाथों से कायमेरा को मारने वाला पहला इंसान। अगर मेरे हाथ होते तो मैं अभी खड़ा होकर तुम्हारी तारीफ करता। रोसेटा उसे खाली निगाहों से देखती रही। हालांकि यह अजीब लग रहा है, मैं इसे तारीफ ही समझूंगी, लेकिन ड्यूक का इलाका आमतौर पर सुरक्षित रहता है। अचानक यह राक्षस क्यों आ रहे हैं? यह जरूर महारानी का काम होगा। वह एक जादूगरनी है जो पक्षियों को वश में कर सकती है और उसे राक्षस बनाने का जुनून सवार है, और कायोमेरा उसी की रचनाएं है। रोसेटा ने पहले पहाड़ से नीचे जाने और लेनोआ को इसकी सूचना देने का फैसला किया। हालांकि रोसेटा जल्दी से जागीर लौटना चाहती थी, लेकिन नीचे का सफर सुरक्षित नहीं था। जब उनका सामना 5वें राक्षस से हुआ तब तक रोसेटा की सब्र टूट चुका था। महाराज, अब आप अकेले हैं। महारानी ने इन राक्षसों को सिर्फ आपको वापस खींचने के लिए छोड़ा है। कुत्ता नाखुश लग रहा था। उसने तुरंत दयनीय होने का नाटक किया और प्यारा बनने की कोशिश की। लॉर्ड, आपको मेरी रक्षा करनी होगी लॉर्ड। रोसेटा लगभग अपनी लार में ही अटक गई। रुको, ऐसी घिनौनी बातें कहना बंद करो। लेकिन कुत्ते ने अपनी जिद और बढ़ा दी। मालिक, क्या आप शाशा को उन राक्षसों को मारने में मदद कर सकते हैं? मालिक, जल्दी करो और मुझे पकड़ो, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। रोसेटा पूरी तरह से हैरान रह गई। वह सचमुच एक राक्षस का सिर अपने पंजे के नीचे कुचल रही थी, जबकि वह सबसे घिनौनी शब्दों के साथ एक दयनीय शिकार होने का नाटक कर रही थी। शाशा होने का नाटक करना बंद करो। मायासा तो कब की जा चुकी है, अब बस एक चालाक बेवकूफ कुत्ता बचा है। यह सुनकर कुत्ते ने राक्षस का सिर पूरी तरह से कुचल दिया। रोसेटा, तुम हद पार कर रही हो। लेनोआ को जब पता चला कि क्या हुआ है तो वह तुरंत नाइट ऑर्डर को पहाड़ पर ले गया। रोसेटा को घर पर उबते और पेंटिंग बनाते हुए छोड़कर बड़े सफेद भेड़िया ने उसे प्रश्न चिन्हों से देखा। तुम सुबह से पेंटिंग बना रही हो, तुमने आखिर क्या बनाया है? मुझे देखने दो। लेकिन जब उसने रोसेटा की पेंटिंग देखी तो कुत्ता एकदम चुप हो गया। तुम मेरा पेंटिंग तो नहीं बना रही थी। कैसा है? क्या यह तुम्हारे जैसा दिखता है? क्या तुम सच में ऐसा कर रही हो? मैं लंबा, राजसी और डरावना हूँ। यह बेतुकी बातें क्या है? रोसेटा तुरंत निराश हो गई। क्या यह तुम्हारे जैसा नहीं दिखता? मुझे तो ये काफी अच्छा लगा। यूजिन अचानक वहां आ गया। मिस, हमें हैना का पता चला कि हैना ड्यूक के इलाके से निकल चुकी थी, लेकिन वह अभी भी उत्तरी क्षेत्र में ही थी। फफीना ने उससे संपर्क कर लिया था और वह अगली सुबह सबसे पहले एना को लेकर आएगी। यूजिन के जाने के बाद रोसेटा ने अनिच्छा से बड़े सफेद भेड़ियों को सहलाया। कल सुबह युवराज बन जाएगा। अगर सील भेड़िया नहीं बना होता तो इस
अनुभव से नहीं गुजरना पड़ता, और शायद वह अपनी पूरी जिंदगी में उसे कभी नहीं मिलती। अब वह आखिरकार युवराज बनने जा रहा था, लेकिन वह इतना खोया खोया क्यों महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए उसकी भावनाएं उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थी। बड़े सफेद भेड़िए ने भी उसकी उदासी को भांप लिया और पूछा कि वह इतनी दुखी क्यों लग रही है। रोसिटा ने एक गहरी आह भरी, आज भेड़िए के रूप में तुम्हारा आखिरी दिन है। बेशक मुझे ठीक ठीक याद रखना होगा कि तुम कैसे दिखते हो। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं मरने वाला हूँ। रोसेटा ने उसे गहराई से देखा। बेशक तुम मरने वाले नहीं हो, लेकिन एक बार जब सील और नायिका ने छाप पूरी कर ली तो शायद उसे फिर कभी उसे देखने का मौका ना मिले। उसने बड़े सफेद भेड़िए का सिर उठाया और उस पर एक कोमल चुम्बन दिया। यह गुड नाइट का चुम्बन था और विदाई का भी। इसी के बाद रोसेटा गहरी नींद में सो गई। हालांकि उसके और कुत्ते के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदल चुका था। अगली सुबह जब रोसेटा उठी तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने सोचा कि कुत्ता फिर से उसके ऊपर चढ़ गया है, इसीलिए उसने उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुत्ते की बजाय उसका हाथ किसी सख्त लेकिन थोड़ी लचीली चीज से टकराया। यह क्या है? यह तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक एक आवाज ने उसे टोका, बेहतर होगा कि तुम मुझे छूना बंद करो, वरना मैं नहीं बता सकता कि मैं आगे क्या करूंगा। रोसेटा की आंखें झट से खुल गई और वह अपने सामने एक सीन को देखकर तुरंत चौंक गई। चांदी जैसे बालों और सुनहरी आंखों वाला एक आदमी जैसे प्यार से घूर रहा था। आदमी उसे घूर रहा था। उसकी छाती पूरी तरह नंगी थी। वही आवाज, क्या यह युवराज है? तुम अचानक इंसान कैसे बन गए? जैसे ही रोसेटा ने यह सोचा, उसकी नजरें अचानक नीचे की ओर चली गई। अगले ही पल वह रॉकेट की तरह बिस्तर से उछल पड़ी। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? रोसेटा ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली, लेकिन चुपके से एक जगह छोड़ दी। वह अपनी उंगलियों के बीच से झांक रही थी और वह इंसान बन चुका था। वह अभी अभी झपकी से जागा था और खुद को इस हालत में पाया। रोसिटा उलझन में थी। क्या महारानी के जहर का असर अपने आप खत्म हो गया? फिर मैं इतनी देर तक हीरोइन ढूंढने के लिए एक बेवकूफ की तरह क्यों इधर उधर भाग रही थी? उसी समय युवराज ने अचानक उसके ख्यालों को बाधित किया। रोसेटा में बहुत सुंदर हूँ है ना? रोसेटा ने उसे फिर से ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि इस तरह कपड़े पहने घूमना उसे एक अजीब आदमी जैसा दिखा रहा था, लेकिन वह सच में अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। रोसेटा की नजरों से ओझल होकर सील थोड़ा शर्मा गया और जल्दी से अपनी छाती ढक ली। रोसेटा ने उसे कमरे में ही रहने और बाहर न आने के लिए कहा, जबकि वह लेनुआ को सब कुछ बताने गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वह फर्श पर गिर पड़ी। यह तो पागलपन है। यह बहुत ही अजीब है। उसकी कल्पना में जब सफेद भेड़िया वापस युवराज में बदल गया, वह ठीक से कपड़े पहनने होगा, दिव्य और गंभीर दिख रहा होगा और उसे धन्यवाद देगा। इस तरह नग्न खड़ा होगा। यह सोचकर उसने निराशा में अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अचानक उसे कुछ याद आया। ओरिजिनल कहानी में लिखा था कि इस प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए 2 चरणों की जरूरत होती है, मानसिक छाप और शारीरिक संपर्क। लेकिन वह क्लियरली इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करती थी। क्या यह कल रात के उस चुम्बन की वजह से था? जब वह गहरी सोच में डूबी हुई थी, तभी युवराज अचानक बाहर भाग आए, जो बस एक चादर ओढ़े हुए थे। उन्होंने डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसे कपड़े पहनकर इधर उधर मत घूमो, और उस पर एक कोट डाल दिया। लेकिन रोसेटा हैरान रह गई। युवराज प्लीज ऐसे कपड़े पहनकर इधर उधर मत घूमिए, अगर कोई देख ले तो। उसने सील को वापस कमरे में धकेल दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सच में इस तरह अचानक कहीं से आ जाना मुझे तो बहुत डर लगा। थोड़ी देर बाद वह लेनुआ के कमरे में गई। उसने कुछ बार खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। वह आलसी अभी भी सो रही थी। उसने झटके से पर्दे हटा दिए। जबरदस्ती जगाई गई लेनुआ गुस्से में दिखा, रोसेटा तुम क्या चाहती हो? महाराज तो पहले ही वापस इंसान बन चुके हैं। लेनुआ ने जमाई ली। बेफिक्र, क्या जादूगर इतनी जल्दी आ गया? नहीं, मैं तो अभी अभी उठी हूँ। क्या वह तुम्हारे बिस्तर में था? हाँ, मुझे भी डर लग गया। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने उसके 6 पैक्स ऐप देखे। लेकिन इससे पहले कि रोसेटा अपनी बात पूरी कर पाती, उसने लेनुआ को अपनी बड़ी तलवार निकालते हुए देखा। रुको लेनुआ, तुम क्या कर रहे हो? लेनुआ पूरी तरह से गुस्से में था। तुम कह रही हो कि वह न केवल तुम्हारे बिस्तर पे था, बल्कि पूरी तरह नंगा भी था। मुझे मत रोको, मुझे उस कमीने का वध करने दो। मुझे पता था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। तब भी जब वह कुत्ता था, वह आदमी कुछ अच्छा
नहीं कर सकता। रोसेटा ने तुरंत उसे रोका। लेनोवा शांत हो जाओ, हम युवराज की बात कर रहे हैं, वैसे भी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। उसने तलवार उसके हाथ से छीन ली। शांत हो जाओ और फिर महाराज के लिए कुछ कपड़े ले आओ। लेनोवा पूरी तरह से घृणा से भरा हुआ लग रहा था। अब वह न केवल मेरी बहन का फायदा उठा रहा है बल्कि वह चाहता है कि मैं उसकी सेवा करूं। सच है, लेकिन अगर तुमने उसे मेरे कमरे से नंगा बाहर जाने दिया तो ड्यू की पूरी जागीर में धमाका हो जाएगा। लेनोवा जम गया। क्या? यह बात तो समझ में आई, इसीलिए वह कपड़े लेने के लिए उठ गया। जाने से पहले वह रोसेटा को चेतावनी देना नहीं बोला, तुम यही रुको, भागो मत, मुझे उससे ठीक से बात करनी है। उसने दरवाजे जोर से बंद कर दिया। रोसेटा को अचानक कुछ बुरा सा महसूस हुआ। कहीं वे लड़ने तो नहीं वाले। इस बीच युवराज अपने 6 पैक एप्स को निहार रहा था। रोसेटा की पिछली प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर वह जोर से हंस पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रोसेटा, जो इतनी सन की खलनायिका है, इतनी शर्मीली भी हो सकती है। लेकिन उसके चेहरे का वह भाव वाकई प्यारा था। पिछली रात जब वह अचानक वापस इंसान बन गया तो सिल खुद भी बहुत हैरान था, लेकिन उसने जल्दी ही सच्चाई पता लगा लिया। क्योंकि उसका श्राप टूट गया था, इसका मतलब था कि उसने और रोसेटा ने इम्प्रेट पूरा कर लिया था। भले ही रोसेटा शायद उसे सिर्फ अपने फालतू जानवर की तरह प्यार करती हो। शाशा, कल के चुम्बन ने ही उसे सफेद भेड़िए से वापस इंसान बना दिया था। शायद रोसेटा उसे सिर्फ एक फालतू जानवर समझती हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। उसने इम्प्रिंट के बारे में सच्चाई छिपाने और उसके करीब आने, उसे अपना बनाने के लिए अपने तरीके अपनाने का फैसला किया। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, वह उसे अपनी बाहों में खींच लेता, उसे भागने का कोई मौका नहीं देता। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम वापस आ गई रोसेटा। सीले ने मुड़कर देखा तो लेनोवा खड़ा था। पहले बात की, तुम यहाँ क्यों हो? क्या लगता है कि मैं वहां खड़ा था? उसे गुस्से से घूर रहा था। कुछ देर बाद, कुछ पल की अजीब सी खामोशी के बाद, यहाँ रहना चाहते हो? वैसे तुमने मेरी बहन के साथ कुछ नहीं किया है ना? लेनोवा, बकवास मत करो, साफ तौर पर मेरा ही फायदा उठाया जा रहा था। सेल को पीड़ित की तरह व्यवहार करते देख लेनोवा को इतना गुस्सा आया कि उसके दांत लगभग टूट गए। उसी समय रोसेटा सिचुएशन को लेकर उलझन में थी। ओरिजिनल कहानी में सेल और नायिका ने इम्प्रिंट पूरा किया था, इसीलिए वह वापस इंसान बन गया था। लेकिन अब उसके बीच चीजें कैसे आगे बढ़ेगी? क्या वे अभी भी एक सामान्य जोड़े बन सकते हैं? खैर, वे मेन नायक और नायिका है, मुझे शायद उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। रोसेटा मुड़ी तो देखा कि सेल उसकी ओर आ रहा है, एक बेहद सुंदर लड़के से, जैसे उम्मीद की जाती है। वह हर चीज में कमाल का दिखता है। रोसेटा को उस पर ललचाते देख लेनोवा ने जोर से 2-3 बार खांसा। मैंने पहले ही आदेश दे दिए है, युवराज से संबंधित सभी खबरें पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। नौकरानी को केवल इतना पता है कि युवराज को कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से यहाँ ठहर रहे हैं। रोसेटा ने राहत की सांस ली। उसने बगल वाली सीट पर हाथ फेर कर सील को बैठने का इशारा किया। सीले ने कहा, तुम इस काम में इतने सहज हो, फिर भी तुम मुझे कुत्ते की तरह ही समझती हो। लेकिन जैसा ही युवराज बैठने वाले थे, उनकी आंखों के सामने एक काली परछाई कौंध गई। अगले ही पल लेनोवा उन दोनों के बीचों बीच आकर बैठ गया, मानो एक बड़ा तीसरे पहिए की तरह। अपने बड़े भाई के लिए सीट बचाने के लिए धन्यवाद। चलिए सब बैठ जाते हैं, हमारे बड़े भाई को हमसे कुछ बात करनी है। मैं मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करना चाहता हूँ। कुछ ही देर में क्रिस्टल बॉल में लियोनार्डो की तस्वीर दिखाई दी। यह जानकर कि युवराज अपने इंसानी रूप में लौट आए हैं, लियोनार्डो ने राजधानी से ताजा खबरें साझा की। युवराज पर अत्याचार की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही है और सम्राट के जन्मदिन के भोज के नजदीक आने के साथ महारानी ने अपने कार्यों में काफी संयम बरता था। शायद वह इस आयोजन के समाप्त होने तक चुपचाप रहना चाहती थी। जब लियोनार्डो अपनी रिपोर्ट दे रहा था, तभी अचानक एक और इंसान फ्रेम में झुक गया। महामहिम, कृपया तुरंत वापस आ जाइए, अन्यथा मुझे बर्खास्त कर दीजिए। मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ अभी। हालांकि क्रिस्टल बॉल के जरिए उसके सहायक के चिल्लाने के बावजूद युवराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। राजधानी के उन छोटे मोटे मामलों को आप खुद संभाल सकते हैं, अभी मेरे पास इससे के ही ज्यादा जरूरी काम है। उन्होंने एक रहस्यमयी मुस्कान दी
और राक्षस का मूल तत्व बाहर निकाला। अगर मैं इसे महाराजे के जन्मदिन के भोज में पेश करूं तो मुझे यकीन है कि महारानी को बहुत हैरानी होगा। लियोनार्डो का दिल जोर से धड़कने लगा। ड्यूक के इलाके में एक राक्षस आया हुआ है। क्या रोसेटा को चोट लगी? बिल्कुल नहीं, मैंने तो कायोमेरा को खुद मार डाला, रोसेटा ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया। महाराजे का ख्याल रखने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। जैसे ही क्रिस्टल बॉल का कनेक्शन टूटा, लेनुआ शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। रुको, सिर्फ धन्यवाद मत कहो, आओ इस आदमी को ले जाओ। जब लेनोवा नखरे कर रहा था, रोसिटा ने सील को इशारा किया कि वह उसके पीछे बाहर आए। सील तुरंत समझ गया और इसीलिए जब लेनोवा का ध्यान कहीं और था, वे दोनों चुपके से बाहर निकल गए। बड़े सफेद भेड़िया आखिरकार इंसान बन गया था, लेकिन उसका रक्षा करने वाला भाई लेनुआ अपना आपा खो रहा था। वह न केवल हर दिन अपने दुखों को शराब में डुबो रहा था, बल्कि सेल से ऐसे सावधान रहता था जैसे वह कोई चोर हो। उसे डर था कि कहीं वह उसकी बहन के साथ कुछ गलत न कर दे। रोसेटा आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेनोआ, तुम सिर्फ शराब पी रहे हो और कुछ खा नहीं रहे हो। तुम डाइनिंग रूम में क्या कर रहे हो? लेकिन तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी कोरी निगाहों को देखकर सेल उसका पसंदीदा शिकार बन गया था। तीव्र शत्रुता महसूस करने के बावजूद सेल को जरा भी परवाह नहीं थी। लेनुआ, इतनी परेशान मत हो, आखिरकार हम भविष्य में बहुत करीब होंगे। यह सुनकर लेनुआ और भी गुस्से में आ गया। तुम्हें ऐसी बकवास करने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? सेल ने मासूमियत से कंधे उचका दिया। मुझे अभी अभी अपना इंसानी रूप वापस मिला है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। आखिर में कल ही तो भेड़िया था। तुम कुत्ते के रूप में ज्यादा अच्छे, इंसान के रूप में बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगते। लगता है तुम्हें अभी भी सिचुएशन समझ नहीं आई है, फिर सेल ने पुकारा। रोसेटा रोसेटा को हैरानी हुआ जब सेल ने घमंडी लहजे में पूछा, मैं सचमुच बहुत सुंदर दिखता हूँ, है ना? रोसेटा ने तुरंत सहमति जताते हुए सिर हिलाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेनुआ अपने इस घमंडी बहन पर भड़क उठा। क्या आप कह सकते हैं कि किसी का सुंदर होना यह मतलब नहीं है कि आप किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छा तो यह है कि उसके पास पैसा भी हो और वह, आप जानते हैं, उस तरह की चीजों में अच्छा हो। उसी समय सेल अचानक बोल पड़ा। मैं तुम्हें शाही शराब विक्रेता के पास ले जाता हूँ। तुम जितनी चाहो उतनी शराब पी सकते हो। लेनुआ मना करना चाहता था, लेकिन प्रस्ताव इतना अच्छा था कि उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और बोलना बंद कर दिया। लेनुआ को चुप होते देख सेल ने अपने कांटे से कुत्ते के लिए बने केक का एक टुकड़ा उठाया और धीरे से उसे रोसेटा के मुंह के पास ले गया। रोसेटा, क्या तुम इसे चखना चाहती हो? उन दोनों को अपने सामने इतना प्यार भरा बिहेवियर करते देख लेनुआ ने कांटा छीन लिया। अपने बड़े भाई को तुम्हें खिलाने दो। उसने रोसेटा के गालों को चुटकी से दबाया और केक उसके मुंह में ठूंस दिया। चुटकी से चिढ़कर रोसेटा ने अपनी मुट्ठी उस पर पटक दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। लेनुआ, क्या तुम पागल हो? तुमने मेरे जबड़े को इतनी जोर से दबाया। लेकिन लेनुआ अचानक चिल्लाने लगा। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं बस यहाँ बैठकर तुम दोनों को डेट करते देखूंगा? तुम ये कैसी नशे में की गई बकवास कर रहे हो? रोसिटा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसे कॉलर से पकड़ लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, महाराज और मैं सिर्फ दोस्त है। उसकी यह बात सुनकर लेनुआ के चेहरे पर आखिरकार संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। न सिर्फ अभी न ही भविष्य में, समझी? महाराज, चलिए चलते हैं, उसे यही अकेला छोड़ देते हैं। रोसिटा ने लेनुआ का कॉलर छोड़ दिया, लेकिन जब वह मुड़ी तो उसने देखा कि सेल नीचे देख रहा है, एकदम चुप। काफी देर बाद उसने आखिरकार एक भयानक और डरावनी आवाज में कहा, उसे कहा फेंकना सबसे अच्छा रहेगा। उसकी डरावनी नजर देख कर रोसिटा का दिल जोर से धड़कने लगा। महाराज, आपने अभी क्या कहा? मेरा मतलब है कि उसे वापस उसके कमरे में फेंक देना ही शायद सबसे अच्छा होगा। इतना कहकर वह बस उठा और चला गया। रोसेटा का बेचैनी का एहसास कराते हुए जिस तरह से वह अब लेनुआ को घूर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच उसे मार डालना चाहता हो। कुछ देर बाद फफीना डियो की जागीर में लौट आई। अंदर आते ही सामने का सीन देख कर वह दंग रह गई। महाराज, आप कब वापस इंसान बन गए? पूरी कहानी सुनाने के बाद उसने राहत की सांस ली। काश आप एक दिन पहले ही इंसान बन गए होते। मैंने बहुत कुछ सहा है, फफीना ने बताया। ऐना को ढूंढने में काफी परेशानी हुई। वह अभी रिसेप्शन रूम में इंतजार कर रही है। यह सुनकर रोसेटा
ने सेल को बुलाया और तुरंत रिसेप्शन रूम में उससे मिलने चली गई। कुछ देर बाद रिसेप्शन रूम में रोसेटा की मुलाकात सेल से हुई। जैसा कि उम्मीद, सेल के आते ही उसके चारों ओर एक चमकती हुई आभा और चौंकाचौंध कर देने वाली रोशनी मेरी आंखों को लगभग जला रही थी। इसीलिए वह सीधे मुद्दे पर आई। हमें आपकी मदद चाहिए। मेरे बगल में बैठे इंसान को जहर दिया गया है, क्या आप उसकी जांच कर सकती है? रोसेटा के शब्द पूरा होने से पहले ही उसने देखा कि सील उसके कंधे पर झुक गया है और एक शर्मीले पिल्ले की तरह उससे लिपट रहा है। इस हरकत ने सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? हमारी यहाँ एक मेहमान है। जादूगरनी को अपना हाथ दीजिए ताकि वह आपकी जांच कर सके। सील ने अपना सिर उठाया और दयनीय होने का नाटक किया। मुझे जांच करवाने से अजीब सा डर लगता है रोसेटा, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना होगा वरना मैं बहुत डर जाऊंगा, है ना? फफीना तुरंत समझ गई। हाँ, हालांकि महाराज बड़े और डरावने दिखते हैं, लेकिन असल में वे बहुत डरपोक हैं, बेहद डरपोक। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन हर कोई जानता था कि युवराज युद्ध के मैदान में एक घातक योद्धा थे। भला वह डरपोक कैसे हो सकते थे? इसीलिए उन्होंने रोसेटा का हाथ कसकर पकड़ रखा था और ऐना उन्हें जांच रही थी। महाराज, क्या आपको कहीं कोई और बीमारी महसूस हो रही है? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? रोसेटा ने पूछा। सेल ने झट से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा कि उन्हें बस थोड़ी गर्मी लग रही है। कुछ मिनटों बाद जांच पूरी हो गई। ऐना ने रोसेटा से कहा कि चिंता ना करे, आपके बगल में बैठे सज्जन पूरी तरह से स्वस्थ है, उनमें जहर का कोई लक्षण नहीं है। रोसेटा राहत की सांस लेने ही वाली थी कि तभी उन्होंने ऐना के अगले शब्द सुने। हालांकि उनकी नसों में सच में राक्षसी खून बह रहा है। सटीक कहे तो वह एक डीमन है, या फिर कहे तो दानव है। और इसी के साथ हमारी मानवा होती खत्म। मिलते हैं फिर, बाय बाय।